तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अगर डे 2। हमने लिविंग वर्ड का स्टार्टिंग पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, तो मैं आपको ये सब एक ब्लैंक स्लाइड में समझा देती हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा चीज़ों को रिकॉल करना इजी हो जाए, है ना। हम जब तक चीज़ों को रिकॉल नहीं करेंगे तब तक हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर हम भूलते जाएंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है ना उस चीज़ का। तब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर एक लिविंग, हमारा जो वर्ड है, ठीक है, इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, बोल सकते हो आप, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। अब हमने पढ़ा था कि कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं। किसके बीच में बताते हैं डिफरेंस, कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। तो हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रोथ, फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस। ठीक है, आउट ऑफ विच ये दोनों क्या थे, हमारे नॉन डिफाइनिंग फीचर थे, मतलब कि ये आपको नॉन लिविंग में भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। और इनका कुछ क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। जिन फीचर्स का कुछ एक्सेप्शन होता है वो सारे क्या होते हैं, हमारे हमारे क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर, वाइल जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता वो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। आई होप हमने जितना भी पढ़ा था आपको याद आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नए टर्म की तरफ, विच इज बायोडाइवर्सिटी। की बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जितनी भी आपके आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल वो आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, जैसे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही मदद से दिखेंगे, वो सारे किसके अंदर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें एक नंबर है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे ना बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है अर्थ पे जो अभी तक डिस्क्राइब्ड है, या फिर बोल सकते हो कि जो हमें पता है अभी। तो वो स्पीशीज है हमारी 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, ये नंबर ना आपको याद रखना है, इससे ना एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है कि नीड और स्कोप क्या है टेक्सोनमी की। टेक्सोनमी होता क्या है, देखो, हम क्या करते हैं, जब एक स्कूल बनाते हैं, जब कोई भी एक स्कूल बनाता है तो क्या होता है, उसमें कुछ डिविजन्स होते हैं। स्कूल का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ क्लास होंगी, क्लास में बच्चे होंगे, बच्चों को हम प्रॉपरली कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा क्लास 1 में है, कौन सा क्लास 2 में है, कौन सा क्लास 3 में। तो क्या होता है, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ना हर चीज़ का, कि एक एज ग्रुप होगा कि इससे इतनी एज तक के बच्चे फर्स्ट में रहेंगे, इतनी एज तक के बच्चे सेकंड में रहेंगे, या फर्दर मोर। ठीक है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, जो अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला है स्पेसिफिकली, किस कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा टेक्सोनमी है। क्या है ये, हमारा टेक्सोनमी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि टेक्सोनमी ऑफ ऑर्गेनिज्म किस किस चीज़ की नॉलेज पे बेस्ड है, कि वो कैसा दिख रहा है, उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसा है। मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली द फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से जैसी चीज़ दिखती है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। फिर उसका जो अंदर सेल का स्ट्रक्चर है, दैट इज साइटोलॉजी। उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, विच इज एम्ब्रायोलॉजी। और जो भी उसका पास्ट रहा है, पास्ट में उसके किस किस से लिंक रहे हैं, किस मतलब वो पहले कैसा दिखता था। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा जो ओरिजिन है वो एप्स से है या मंकीज से है, तो हमारे क्या हो गए, वो इंसेस्टर्स हो गए। उनके जो एंसेस्टर्स से लिंक है वो सब हम देखेंगे। उसके बाद जो भी उनका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, या बोल सकते हो आप इन्वायरमेंट के साथ लिंक है, वो हम देखेंगे। तो ये सब किस में आता है, टेक्सोनमी में आता है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टेक्सोनमी एक मेथड है जो आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है कि इट डेमोन्स्ट्रेट द इवोल्यूशनरी इम्प्लिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म मोर साइंटिफिक। Knowledge of taxonomy helps in knowing about our bioresource, their evolution and diversity. Taxonomy helps us in identifying and studying the disease-causing organism. Introduction of plants and animals into new localities require the knowledge of their characters for correct identification of them, and also
द ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन दो स्पीशीज। सपोज आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, अगर मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिला वाई, अब मुझे देखना है कि ऑर्गेनिज्म कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं है कि पहले से डिस्क्राइब्ड है या मैंने ही कुछ नया खोजा है, तो हम क्या करेंगे, इसका लिंक चेक करेंगे जितने भी हमारे पास पुराने ऑर्गेनिजम्स है उनसे। ठीक है, उसके कुछ तरीके होते हैं, कहीं पे हमने उसे सेव करके रखा हुआ होता है, वो तो आपके सिलेबस से हट गया है, बट स्टिल मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पढ़ते हैं आगे। टेक्सोनमी इन जनरल सर्व्स टू मेजर फंक्शन। क्या दो मेजर फंक्शन होते हैं टेक्सोनमी के? टेक्सोनमी के दो मेजर फंक्शन होते हैं। कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। टेक्सोनमी के दो मेजर फंक्शन होते हैं। पहला होता है इट रिकॉग्नाइजेस एंड डिस्क्राइब, मिनट, हाँ, taxonomy, it recognizes and describes the complete, it recognizes and describes as completely as possible the basic unit of taxonomy is species. It is a device, it devises a way of grouping these units on their basis कि वो कैसे दिखते हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ। फिर आता है कि हिस्ट्री क्या है टेक्सोनमी की। तो जो ग्रीक स्कॉलर थे उन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल्स को इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस और वेल्स में। फिर आए थियोफ्रेस्टस, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। इन्होंने जो प्लांट्स है ना उनको 4 कैटेगरीज में बांटा, जो कि हैं हर्ब्स। क्या क्या है वो कैटेगरीज? वो कैटेगरीज है आपकी हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज और अंडर शर्ब्स। ठीक है, फिर उसके बाद कालस लीनियस आए, ये इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनमी बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनमी कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब, और इन्होंने 7,000 प्लांट स्पीशीज डिस्क्राइब करे थे अपनी एक बुक में, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्पीशीज प्लांटेरम। वाइल एनिमल के लिए इन्होंने बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुराe। ठीक है, उसमें इन्होंने 4,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। फिर क्लासिकल टेक्सोनमी बेसिकली बेस्ड होती है सिर्फ और सिर्फ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, लेट्स स्विच टू आइडेंटिफिकेशन। की आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अब आपको किसी को भी नाम देना है तो आप पहले क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे ना, तो वही चीज़ है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ an organism is carried out to determine its similarity with the known organisms। एक स्टडी हुई जिसके बेसिस पे क्या करा, हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे बांटा गया। फिर उन ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया गया, फिर उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज निकाली जाती हैं। मतलब यही कुछ तरीका होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का। फिर इसके बाद आता है हमारा नोमेनक्लेचर। अब हमने किसी भी चीज़ को तो पहचान तो लिया, अब उसका नाम भी तो रखना जरूरी है, और नाम ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया में वो उस नाम से ही फेमस हो। जैसे हमने सपोज रैट, ठीक है, हमने क्या बोला कि रैट है। मैंने एक चूहा खोजा और उसका नाम जैसे चूहा भी हो गया, है ना। मैंने एक रैट देखा और मैंने उसको नाम दे दिया रैट। ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनिज्म देखा जिसका मैंने नाम दे दिया रैट, जिसको हिंदी में चूहा बोलते हैं, है ना। मतलब बहुत जगह पे बहुत अलग अलग चीजें बोलते हैं, कुछ लोग मूषक भी बोलते हैं, मूषक राजा। यही है ना। तो नॉमेनक्लेचर, अब क्या हुआ कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अगर मुझे किसी बाहर के साइंटिस्ट, अमेरिका, जर्मनी, कहीं और के साइंटिस्ट से अगर मुझे बात करनी है, तो मैं क्या उनसे ही बोलूँगी, आपको पता है मैं चूहे की बात कर रही हूँ, या आपको पता है मैं रैट की बात कर रही हूँ। वो उनको क्या पता, उनके उधर कुछ और नाम लेते हो। तो हमें अगर साइंटिस्ट से कन्वर्स करनी है तो उसके लिए हमने क्या करा, साइंटिफिक नाम दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कि अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ भी बात करनी है किसी भी साइंटिस्ट से, तो हम उसकी क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम से बात करेंगे। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है, क्या होता है, होमो सेपियंस। सिमिलरली जो हमारे जो लोकल नेम्स होते हैं, जैसे मैंने चूहा बोला, तो वो क्या होता है, एक तरीके का वर्नाक्युलर नेम या फिर कॉमन नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो साइंटिस्ट हैव established a procedure that assign a scientific name to assign a scientific name to each organism. Since the scientific name are based on agreed principle and criteria, they are acceptable all over the world। जो हमारा प्लांट्स को नाम देगा उसका क्या नाम होगा, ICBN, which is International Code for Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature। और जो हमारे एनिमल्स को नाम देगा वो दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। अब जो साइंटिफिक नेम्स है वो हमेशा यूनिक होंगे और यूनिवर्सल।
अब जो साइंटिफिक नेम है वो जैसे किसी भी बंदे की एक कास्ट और एक नाम होता है, सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म का भी एक कास्ट और एक नाम होता है। जो उसका नाम होता है वो जीनस होता है, जो उसकी कास्ट होती है वो स्पीशीज होती है, जो उसको डिफरेंट बनाती है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो नाम है बंदे का वो उसका क्या हो गया, वो उसका स्पीशीज हो गया कि वो उसको डिफरेंट बनाएगी। वेल जो हमारे पास वो है, कहते हैं कास्ट, वो उसकी जीनस हो गई। ठीक है। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस। किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्लस लिनियस ने। इन दिस मेथड एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम व्हिच हैज टू पार्ट्स, जैसे कि जीनस और स्पीशीज मैंने आपको बताया, जैसे कि नाम लिखा मैंने होमो सेपियंस। अब जब हम लिखते हैं तो उसको स्पेसिफिकली अंडरलाइन करते हैं, जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हम इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। ये चीज़ याद रखना। जो हमारा जीनस है इसका फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, वाइल जो स्पीशीज है इसका फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी स्मॉल। इस पेज में पूरा यही लिखा हुआ है। ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है जो कि मैंने आपको बता दी हैं पहले ही, बट स्टिल मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। तो मेरे साथ पढ़ोगे ना, बहुत इजीली पढ़ाऊंगी सब कुछ, बहुत मज़ा आएगा आपको। क्या है गाइडलाइंस, पढ़ लेते हैं कि साइंटिफिक नेम हमेशा जो है वो लेटिन से डिराइव होते हैं। लेटिन एक लैंग्वेज है जो कि डेड हो चुकी है या फिर अब नहीं है, उसमें कोई इसलिए किया है क्योंकि वो क्या है, उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बात कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे ना पेन टप गुम हो जा रहा है बार बार। मैंने इसको उसकी जगह पे सेट करूँगी। एक मिनट, हाँ अब बता दो। साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, और जब लिखे नहीं सॉरी प्रिंट इटैलिक्स में किए जाते हैं, और जब भी लिखे जाते हैं तो उनको अंडरलाइन किया जाता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस को शो करता है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये तो सब वही लिखा हुआ है। और कुछ कुछ जगह पे ना आपको ये जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने होमोसेपियंस लिखा था तो उसके आगे आपको लेन भी देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये साइंटिस्ट ने दिया है। फिर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। अब क्या हुआ, हमने जो ऑर्गेनिज्म है उसको नाम दे दिया, उसको पहचान लिया। अब हम उसको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है। तो once the organism is identified and given name, it is grouped along with the similar ones. The following steps are involved. The organism has to be described for all its morphological and other characteristics. Based on its characteristics, it is identified for its similarities or differences. It is placed in any taxon based on similar characters. It is different from the ones already described. वो अलग होना चाहिए जो कि हमारे already described organisms है उनसे। फिर if the organisms has not been described before, it is given a new name or its correct name. Thus, characterization, identification, classification and nomenclature are the process of taxonomy. अब आगे हम पढ़ेंगे कि किंगडम क्या होता है, क्लास क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं आपके लिए डेली वीडियो लाऊंगी एंड आई मेक श्योर कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपको आए। और इसके अलावा मैं इसमें आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड करूँगी जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ऑल्सो एमसीक्यूज भी मैं करवाऊँगी आपको एंड ऑफ द चैप्टर। सो होप यू लव दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।